और भी लाकर उसने स्याह लिबास वाले इस शख्स को देख लिया। उसकी शक्ल देखकर वो चौंके बगैर न रह सकी। वो गिरोह के उन आदमियों में से एक था जिन्हें शारिर ने अरगोन की तरफ भेजा था। शाहपरी राइफल संभाले दबे कदमों आगे बढ़ती रही। वो आदमी उसकी नजरों में आ गया। अगर वो चाहती तो उसे गोली मार सकती थी, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि उसे दूसरे आदमियों के बारे में पूछा जा सके। वो भी 10-12 गज के फासले पर थी कि उसका पैर एक झाड़ी में उलझ गया। वो लड़कर आ गई। आहट सुनकर वो शख्स तेजी से पीछे मुड़ा और इससे पहले कि वो अपनी राइफल सीधी करता, शाहपरी ने जबलने की कोशिश करते हुए ट्रैकर दबा दिया। इसने अगरचे फायर बदहवासी में किया था, लेकिन खुशकिस्मती से गोली ने अपना टारगेट तलाश कर लिया था। गोली उससे आपोश के दाएं बाजू पर लगी। वो बुरी तरह चीख रहा था। राइफल भी उसके हाथ से छूट गई। वो राइफल उठाने के लिए लपका, लेकिन शाहपरी ने एक और फायर कर दिया। इस मर्तबा गोली उस शख्स के पैरों के करीब जमीन पर लगी। रुक जाओ, अगर तुमने कोई हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगी, शाहपरी ने चीख कर ये जुमला फारसी जबान में कहा। वो शख्स रुक गया। उसने दूसरे हाथ से जख्मी बालू थाम लिया जिससे खून बह रहा था। बोरी कलाई से जरा ऊपर हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। शाहपरी राइफल संभाले नपे तुले कदम उठाती हुई उसके करीब आ गई। सबसे पहले उसने स्याहपोश की गिरी हुई राइफल उठाकर बाएं कंधे पर लटका ली और उसे अपनी राइफल की दर्द पर लिए हुए गुर्राई। खामोशी से आगे चलते रहो, भागने की कोशिश की तो उड़ा दूंगी। शाहपोश अपने जख्मी बालू थामे खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। उसी वक्त शारिक भी दरख्तों में दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। यह सूरत-ए-हाल देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। शाहपरी का एक नया रुख उसके सामने आया था। जब तक वो मलिक तोती खान की हवेली में थी, उस वक्त तक शाहपरी शर्मिली सी लड़की नजर आती थी। वो कभी खुलकर उसके सामने भी नहीं आई थी। फिर मलिक तोती खान की हवेली से फरार के बाद भी वो डरी डरी और सहमी सी लड़की थी। और जब तूर खान ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी तो उसके बाद वो कुछ और डर गई थी। लेकिन 2-3 रोज पहले वो अचानक ही शारिक के सामने इजहार मोहब्बत कर बैठी। 2 रोज पहले उसने एक पहाड़ी बकरा शिकार किया और अब उसने एक खतरनाक स्याहपोश को शिकार कर लिया था जो छुप कर उन सबको मौत की गांठ उतार देना चाहता था। शारिक भी उस स्याहपोश की शक्ल देखकर चौंक गया। वो उसी गिरोह का आदमी था। उसे यहाँ देखकर शारिक को समझने में देर न लगी कि गिरोह के दूसरे आदमी भी आस-पास ही कहीं मौजूद होंगे। वो लोग उसे अपने पड़ाव में ले आए। समीना और नूला तभी उसे देखकर चौंके बगैर ना रह सकी। अरे, समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तू समंदर खान है? इसे तो हम दूसरे आदमियों के साथ अरगोन की तरफ हमने भेजा था। हाँ, मैं समंदर खान हूँ, शाहपोश बोला। उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि तुम लोग हमारे साथ धोखा करोगे। अगर पता चल जाता तो तुम लोगों को उसी वक्त खत्म कर दिया जाता, लेकिन बचे तुम लोग अब भी नहीं सकते। हमें कौन रोक सकता है? शारिक बोला। मेरे साथी जो सरूबी में मौजूद हैं, समंदर खान ने जवाब दिया। मैं अपने एक अजीज से मिलने इस गांव गया हुआ था। वापस जा रहा था कि तुम लोग नजरों में आ गए। मेरे साथी भी तुम लोगों को तलाश कर रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस को भी इतला दे दिया है। तुम लोग निकल नहीं सकोगे और बेहतर यही है कि बेमौत मरने की बजाय मेरे साथ वापिस चलो। हम अब भी तुम्हें सरदार तस्लीम करने को तैयार हैं। सरदार तो मैं तुम्हारा अब भी हूँ, शारिक ने कहा। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा सरदार जो चाहे कर सकता है। तुम लोगों में से कोई तुझे रोक नहीं सकता। वो चल लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम अगर हमें देखकर खामोशी से निकल जाते तो शायद बाद में हम तुम लोगों के घेरे में आ जाते, लेकिन हम पर फायर खोलकर तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। मुझे मारकर तो तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगे, समंदर खान बोला। मेरे साथियों को मालूम है कि मैं इस तरफ दाऊं गया था। अगर शाम तक वापस ना पहुंचा तो वो लोग मेरी तलाश शुरू कर देंगे और इस तरह तुम लोग भी उनकी नजरों में आ जाओगे। हम इन चक्करों में आने वाले नहीं, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहपरी, वो शाहपरी की तरफ घूम गया। क्या तुम्हारे ख्याल में इसे छोड़ देना चाहिए या? शाहपरी का जवाब बड़ा हैरत अंगेज और खौफनाक था। उसने राइफल की नाल समंदर खान के सीने की तरफ उठाकर ट्रैकर दबा दिया। फिर तड़ाती हुई कई गोलियां राइफल की नाल से निकलकर समंदर खान के सीने में महफूज हो गई और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। उसके जिस्म से खून के कई फुहारे बह निकले। ये सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्को हुआ था कि कोई भी कुछ ना कर सका। और जब उनके आवाज बहाल हुए तो समंदर खान की लाश उनके सामने पड़ी थी और शाहपरी की आंखों में चिंगारियां सी सुलग रही थी। ये क्या किया तुमने शाहपरी? समीना तेजी से आगे बढ़ते हुए बोली। रूही, जो मुझे करना चाहिए था, शाहपरी ने जवाब दिया। अगर ये कुछ देर जिंदा रहता तो शायद हम में से किसी को इस पर तरस आ जाता और इसे छोड़ दिया जाता और इसका यहाँ से जिंदा चले जाना हम सब की मौत का बायस बन सकता था। इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। बहुत अच्छा किया शाहपरी तुमने, शारिक बोला। अब सबसे पहले इसकी लाश को ठिकाने लगा देना चाहिए, वरना इसकी कब्र कैसे खोदे? हम कम अज कम ये तो कर सकते हैं, इसकी लाश को झाड़ियों से ढक दें, नौलखे ने कहा। और फिर वो सब लाश को झाड़ियों से ढकने लगे और उसके कुछ ही देर बाद को लोग वहां से पड़ाव उठाकर आगे चल पड़े। और फिर वही हुआ जिसका शारिक को अंदेशा था। समीना उसे और शाहपरी को रंगे हाथों पकड़ गया था। और फिर वही हुआ जिसका शारिक को अंदेशा था। समीना ने उसे और शाहपरी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये समंदर खान की मौत के दूसरे दिन की बात थी। दिन भर के सफर के बाद वो खाना खाते ही सो गए।
शारिक जाग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के करीब वो पड़ाव से निकलकर तकरीबन 200 गज दूर एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। उसे वहां बैठे हुए 4 मिनट ही हुए थे कि अपने अकम में हल्की सी आहट सुनकर वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा और उसके साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शाहपरी थी जो दबे कदमों आ रही थी। शाहपरी उसके करीब आकर बैठ गई। मैं जाग रही थी, शाहपरी उसकी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली। मैंने तुम्हें इस तरफ आते देख लिया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं भी आ गई। हम यहाँ बैठकर बातें करेंगे। देखो शाहपरी, शारिक अपने तनफ्फुस पर काबू पाते हुए बोला, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो डरना तो मुझे चाहिए कि मैं लड़की हूँ। शाहपरी उसकी बात काटते हुए बोली, ये कितनी हैरत है कि तुम मर्द होकर भी औरत की तरह डर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और मर्द होता तो बहुत खुश होता। इस मर्तबा शारिक ने उसकी बात काट दी। लेकिन मैं किसी और किस्म का मर्द हूँ। मैं समीना से बस करो। शाहपरी बोली, तंग आ गई हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर। मुझे मालूम है तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो, लेकिन मैं साबित कर दूंगी तो मैं तुम्हें समीना से ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन शाहपरी बस छोड़ो ये बातें। शाहपरी ने एक बार फिर उसकी बात काट दी। कुछ और बात करो। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि हम ऐसी वैसी बातों पर झगड़ना शुरू कर दे जिनका हमें कोई फायदा नहीं। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए दोनों बाहें शारिक की गर्दन में हमायल कर दी। शारिक को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसके दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और पूरे बदन पर चींटियां रींगने लगी। तूफान गुजर गया था। शाहपरी इसके सीने पर सर टिकाए बैठी थी और वो दोनों मदम लहजे में बातें कर रहे थे कि अपने करीब किसी के खांसरे की आवाज सुनकर वो चौंक गए। शारिक ने गर्दन उठाकर देखा, उसके साथ इसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। शाहपरी भी एक तरफ हट गई। उन दोनों की नजरें समीना पर जमी हुई थी। समीना चलने उसकी तरफ देखती रही और फिर कुछ कहे बगैर वापस चली गई। पड़ाव में पहुंचकर शारिक मोहम्मद उमर और नौलखे की तरफ देखने लगा। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे। समीना भी अपनी जगह पर लेट गई। शाहपरी आमतौर पर उसी के करीब ही लेटा करती थी, लेकिन इस वक्त वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो नौलखे से कुछ फासले पर बैठ गई। शारिक खामोश खड़ा समीना की तरफ देख रहा था जो दूसरी तरफ मुंह किए लेटी हुई थी। शारिक ने जब समीना को अपने और शाहपरी के सामने खड़े देखा तो उसका ख्याल था कि वो हंगामा मचा देगी, लेकिन उसने जबान से एक लफ्ज अदा नहीं दिया। और शारिक के ख्याल में ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा बन सकती थी। शारिक समीना भी पास आकर बैठ गया। शमीना ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी जबान अगरचे खामोशी रही थी मगर आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। समीना, शारिक ने सरगोशी की, नाराज हो मुझसे? मुझे तुमसे नाराज होने का क्या हक पहुंचता है? मैं कौन हूं तुम्हारी? शमीना ने जवाब दिया। उसके लहजे में बेपनाह उदासी थी। ऐसा ना कहो समीना, मैं तो मोहम्मद उमर और नौलखा सो रहे हैं। समीना ने उसकी बात काटते हुए कहा, बातों की आवाज सुनकर वो जाग जाएंगी और इनकी नींद खराब होगी। सो जाओ तुम भी। शारिक को समीना की रवैये पर बड़ी हैरत थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ देखने के बाद समीना इस तरह खामोश रहेगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो लोग वहां से रवाना हो गए। सफर के दौरान समीना आमतौर पर शारिक के करीब रहा करती थी, लेकिन उस रोज समीना ने जानबूझकर अपना घोड़ा उससे आगे रखा था। वो दोनों के लिए साथ साथ चल रही थी और ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। उसकी बातों में ऐसा कोई तासर नहीं था जिससे नौलखे को किसी किस्म का शुबा होता। शारिक और शाहपरी सबसे पीछे थे। समीना से उनका फासला तकरीबन 50 गज था। समीना ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तुम तो कहते थे समीना क़यामत बचा देगी। शाहपरी ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया उसने? वो तो एक लफ्ज तक नहीं बोली। तुम समीना को नहीं जानती, शारिक ने जवाब दिया। समीना की इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ है। वो जब जबान खोलेगी तो सुन नहीं सकोगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो जबान नहीं खोलेगी। शाहपरी मुस्कुराई और शाहपरी का ये ख्याल गलत निकला। उसी रोज दोपहर को समीना गुब्बारे की तरह फट पड़ी। उसने शाहपरी से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता शारिक को झुंझोड़ कर रख दिया। और जब शाहपरी ने मुदाफलत करने की कोशिश की तो समीना ने उसे भी बुरी तरह डांट दिया। मोहम्मद उमर और नौलखा हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। अब समीना और शाहपरी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे। वो न सिर्फ शाहपरी से दूर रहने की कोशिश कर रहा था बल्कि समीना से भी फिलहाल दूर ही रह रहा था। शाम को वो लोग बोरमिल के करीब पहुंच गए। बोरमिल पाकिस्तान की सरहद से कुछ दूर एक दरमियाने दर्जे का कस्बा था। इन्होंने जिस जगह पड़ाव डाला था वो जगह बोरमिल से तकरीबन 3 मील के फासले पर थी। उन्हें नशेब में उस कस्बे की रोशनियां दिखाई दे रही थी। रात को खाना खाने के बाद वो लोग जल्दी सो गए। आधी रात के बाद फायर की आवाज सुनकर वो लोग जाग गए और फिर ये देखकर हवास बाख्ता हो गए कि उन्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। पुलिस वालों की तादाद 6 थी और उन सब की राइफलें शारिक वगैरह की तरफ उठी हुई थी। पूरे अफगानिस्तान की पुलिस तुम लोगों को तलाश कर रही है। पुलिस पार्टी की इंचार्ज ने कहा, हमें इत्तला मिली थी कि तुम लोग इस तरफ आ रहे हो। हमने सरहद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की निगरानी शुरू कर दी थी और बिलाकर तुम लोग हमारी गिरफ्त में आ ही गए। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। मैं बेकसूर हूँ, शाहपरी चीखी। मैं अफगान लड़की हूँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। ये खूनी और कातिल हैं। वो शारिक वगैरह की तरफ इशारा करते हुए चीख रही थी।
ये लोग मुझे भी कत्ल कर देंगे, मुझे बचा लो इन लोगों से, ये खूनी और कातिल हैं। शाहपरी चीख रही थी और शारक और समीना हैरान निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शाहपरी ऐसी कोई हरकत कर सकती है। समीना तो उसे ख्वाब समझ रही थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। शाहपरी उनका साथ छोड़ चुकी थी, उन पर इल्जाम लगाए जा रही थी। हालांकि ये वही शाहपरी थी जिसने कदम कदम पर इनका साथ दिया था। उसके माँ बाप ने इनकी खातर अपनी जान ने कुर्बान कर दी थी। वो ये हुई शाहपरी थी जिसे शारक ने तूर खान जैसे वैशी अफवानों के हाथों से बचाया था, और बाद में उसी शाहपरी ने अपने आप को शारक की आगोश में गिरा दिया था। और अब वही शाहपरी इनसे गद्दारी करके इन पर इल्जाम लगा रही थी। शाहपरी, समीना मिलाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ, और मुझे पूरी तरह एहसास है। शाहपरी ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप तुम लोगों की वजह से धोखे में मारे गए। हमारा घर बार और पूरा खानदान तबाह हो गया। तुम लोग गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ रखे हुए थे। इससे पहले भी मुझे मौके की तलाश थी, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल सका। मैं तुम लोगों का मंसूबा समझ चुकी थी। तुम लोग सरहद पर पहुंचकर मुझे कत्ल कर देते और खुद सरहद पार जाते। ये इस गिरोह का हेड है। उसने शारक की तरफ इशारा किया। मेरे माँ बाप के कत्ल की जिम्मेदार यही लोग हैं। ये लोग अब तक कई मुहिब्बे वतन अफवानों को कत्ल करा चुके हैं। इन्हें बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं इनके जराइम की चशमदीद गवाह हूँ। मैं गवाही दूंगी कि इन्होंने मेरे सामने बहुत से लोगों को कत्ल किया है। शाहपरी, समीना दांत कुचाते हुए बोली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम आस्तीन का सांप साबित होगी। हमने तुम्हें तूर खान से बचाकर वाकई गलती की। गलती तो मैंने की जो अपनों को छोड़कर अब तक तुम्हारा साथ देती रही, शाहपरी ने कहा। लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और तुम, वो समीना के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुम बहुत जरील औरत हो। तुम तो मुझे मोहब्बत के हक से भी महरूम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक औरत हो और जानती हो कि औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगी। क्या तुम समझती हो कि इस तरह शारक को हासिल कर लोगी? समीना बोली, नहीं, लेकिन मैं शारक को तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगी, शाहपरी ने कहा। और फिर पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोली, इन लोगों को पकड़ दो। मैं गवाही दूंगी कि इन लोगों ने कहां कहां और किन किन लोगों को कत्ल किया है। तुम पछताओगी शाहपरी, समीना हुर्राई। मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम लोगों को तुम्हारे जराइम की सजा जरूर मिलेगी, शाहपरी ने जवाब दिया। समीना कुछ कह नहीं चाहती थी, लेकिन एक पुलिस वाला जो उस पार्टी का इंचार्ज था आगे आ गया। उसे समीना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। समीना चीख कर पीछे गिर गई। तुम इस तरफ आ जाओ, पुलिस वाले ने शाहपरी को मुखातिब करते हुए कहा। ये लोग अब तक बचते हुए आए हैं, लेकिन देखता हूँ कि अब किस तरह बचते हैं। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए समीना और शारक वगैरह की तरफ देखा और अपनी जगह से हटकर पुलिस वालों की तरफ आ गई। समीना उठकर खड़ी हो गई। वो अपना गाल सहलाते हुए खा जाने वाली नजरों से शाहपरी की तरफ देख रही थी। इनकी राइफलें उठा लो और तुम घोड़ों के करीब चली जाओ, पुलिस पार्टी की इंचार्ज ने शाहपरी को इशारा किया। शाहपरी ने आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी हुई शारक वगैरह की राइफलें उठा ली और मुस्कुराते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। पुलिस वालों के घोड़े वहां से तकरीबन 50 गज दूर थे। तकरीबन 10 गज दूर पहुंचकर शाहपरी एक पत्थर से टकराई और लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरी। राइफलें भी नीचे गिर गई। पुलिस वाले मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। शाहपरी ने फारसी जबान में कुछ कहा और राइफलें उठाने लगी। और फिर वो कुछ हो गया जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था। पहली राइफल उठाते ही शाहपरी ने उसका ट्रैगर दबा दिया। ऑटोमेटिक राइफल थी और उसका मैगजीन भरा हुआ था। विवाह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। गोलियों के उस तड़तड़ाहट में पुलिस वालों की चीखों की आवाजें भी शामिल थी। पुलिस वाले चीखते हुए गिर रहे थे और गिर गिर कर तड़प रहे थे, लेकिन शाहपरी ने ट्रैगर से उंगली नहीं हटाई। ट्रैगर से उंगली उसने उस वक्त हटाई जब तमाम पुलिस वाले खाको खून में लूटकर बेहरकत हो चुके थे। समीना, शारक, नौनका और मोहम्मद उमर हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शाहपरी ने अपनी राइफल फेंक दी और उठकर दौड़ती हुई समीना से लिपट गई। समीना मगहोश सी खड़ी थी और जब उसे एहसास हुआ तो उसने दोनों बाहें शाहपरी के गिर्द लपेट दी और उसे बीच लिया। शाहपरी, समीना की हल्क से गुटी गुटी सी आवाज निकली। समीना, शाहपरी ने पीछे हटकर उसका मुंह चूम लिया। क्या तुम समझती हो कि मैं तुम लोगों से गद्दारी कर सकती थी? वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं तेरी ये ड्रामा ना करती तो ये पुलिस वाले या तो हम सबको मार डालते या मैं अपने साथ ले जाते और हम सब जिंदगी भर जेलों में सड़ते रहते। जेलों में जीव सड़ते रहते। नूनके ने मुदाखलत करते हुए कहा, हम पर इतने लोगों के कत्ल के इल्जाम है कि जेल जाने की नौबत ही ना आती। जेल के दरवाजे पर कदम रखने से पहले ही वो लोग हमें गोलियों से छिलनी कर देते। तुम ठीक कहते हो, मोहम्मद उमर ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये तो शाहपरी की अक्लमंदी है कि इसने हम सबको हैसियतनाक मौत से बचा लिया। हाँ, हम सबको शाहपरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। समीना ने कहते हुए शाहपरी का मुंह चूम लिया। मेरा ख्याल है अब हम लोगों को यहाँ से चल पड़ना चाहिए, शाहपरी ने कहा। अगर इनकी तलाश में दूसरे पुलिस वाले इसी तरफ निकल आए तो हमारा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा।
तुम ठीक कह रही हो, शारिक बोला, लेकिन जाने से पहले हमें इनका एमोनेशन अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। राइफलें तो हमारे पास हैं, मैगजीन और गोलियों की हमें जरूरत पड़ेगी। पूर्व मुर्दा पुलिसवानों की राइफलों से मैगजीन निकालने लगे। उनके सीनों पर भी बड़े हुए बेड लगे हुए थे। इन्होंने सब के सब बेड उतार कर अपने सीनों पर सजा लिया। शारिक मुर्दा पुलिसवानों के लिबास की तलाशी लेने लगा। उसने उस सब की जेबों से करेंसी नोट भी निकाल लिए और वो नोट मोहम्मद उमर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये अपने पास रखो, रास्ते में कहीं जरूरत पड़ जाएगी। वो लोग रुके बगैर रात भर चलते रहे। चांद की रोशनी में उन्हें सफर करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हो रही थी, लेकिन आगे रास्ता दुश्वार गुजार था और सफर जारी रखना खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए इन्होंने एक चट्टान के दामन में पड़ाव डाल दिया। उस तबील थकंदी ने बुरी तरह निढाल कर दिया। इन्होंने घोड़ों को लंबी रस्सी से पत्थरों के साथ बांध दिया और पत्थरों पर लेट कर सो गए। आमतौर पर रात को एक आध आदमी जागता रहता था, लेकिन इस रात कोई भी नहीं जाग सका। सब लोग बेसुध होकर सो गए। शारिक एक पत्थर से टेक लगाए सो रहा था। नींद में भी वो बेचैनी सी महसूस कर रहा था। इसे यूं लग रहा था जैसे वो दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ा हो। इसकी टांगें शल हो रही थी और जिस्म पसीने में शराबूर था। पसीना इसके जिस्म पर कीचुए की तरह रेंग रहा था। वो सोते में घबराहट सी महसूस करने लगा और फिर दफतन उसकी आंख खुल गई। तेज धूप फैली हुई थी, पत्थर तप रहे थे। गर्मी की वजह से वो पसीने में शराबूर था। उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसके साथियों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। घोड़े भी नजर नहीं आ रहे थे। शारिक इधर उधर घूम रहा था। उसे हैरत थी कि वो सब लोग कहाँ गायब हो गए थे। हालांकि रात को उन्होंने इसी जगह कैंप लगाया था और वो इनसे चंद गज हटकर पत्थर से टेक लगाकर सोया था, लेकिन अब दूर दूर तक उनमें से किसी का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही शारिक के जहन में एक और ख्याल उभरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग सुबह उठकर आगे रवाना हो गए हों। वे कि ये कैसे हो सकता है? वो लोग इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन उनकी इस तरह गायब हो जाना हैरत अंगेज था। शारिक घूम फिर एक बार फिर उसी जगह आ गया जहां से वो चला था। उसकी राइफल पत्थर के करीब पड़ी हुई थी। उसने राइफल उठाकर कंधे पर लटका ली और बार बार उन सब के नाम लेकर आवाजें देने लगा। उसकी आवाज की बादगी पहाड़ों में गूंज रही थी, लेकिन उसे जवाब किसी तरफ से भी नहीं मिल रहा था। शारिक का घोड़ा भी गायब था। उसने तकरीबन आधे मील के इलाके में घूम फिर देख लिया था, लेकिन कहीं नामो निशान नहीं मिला था। वो चलते चलते एक जगह रुक गया। यहाँ घोड़े की लीद पड़ी थी। ये जगह उनके कैंप से तकरीबन 200 गज दूर थी। शारिक को अच्छी तरह याद था कि रात को उन्होंने घोड़े अपने कैंप के करीब ही बांधे थे, लेकिन यहाँ घोड़े की लीद का क्या मतलब हो सकता था? दफातन उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। इस जगह घोड़े की लीद देखकर उसे समझने में देर न लगी कि वो लोग जहां भी गए थे इसी रास्ते से गए थे। इसे राइफल कंधे पर दुरुस्त की और उस रास्ते पर चल पड़ा। मजीद 200 गज का फासला तय करने के बाद उसे एक जगह और घोड़े की लीद नजर आई। वो उस रास्ते पर चलता रहा। जिस चट्टानों के दरमियान कुशादा दर्रा नमा रास्ता था। तेज धूप से चट्टानें तप रही थी और शारिक को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जहन्नुम के किसी सित्ते में सफर कर रहा हो। इसका जिस्म पसीने में शराबूर था। प्यास से इसके हल्के में कांटे पड़ रहे थे और होंठों पर पटरियां सी जम गई थी। शारिक ने तकरीबन 2 मील का फासला तय कर लिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों के नाम ले लेकर आवाजें भी देता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो जर्रे से निकलकर खुली जगह पर आ गया और इधर उधर देखने लगा। दफातन वो चौंक गया। उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कहीं पानी गिर रहा हो। वो चंद लम्हे वहां खड़ा रहा, फिर आवाज की सिमत चलने लगा। एक चट्टान के पीछे पहुंचकर वो रुक गया। सामने पत्थरों में तकरीबन 10 फुट की बुलंदी से पानी की पतली सी धार बह रही थी। पानी एक छोटे से गड्ढे में गिर रहा था। गड्ढे में गिरने वाला पानी नीचे कहीं गायब हो रहा था, क्योंकि वो आसपास किसी तरफ भी बहता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो गड्ढा तकरीबन 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा था। शारिक गड्ढे के किनारे पर बैठ गया और झुककर जानवरों की तरह पानी पीने लगा। पानी से पेट भरने के बाद उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे और पत्थर के साथ ही बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। हवास किसी के इधर बाल हुए तो वो सूरत का जायजा लेने लगा। सूरत बेहद संगीन थी। अगर उसके साथी ना मिले तो वो इन पहाड़ों में भटकता रहेगा और एड़ियां रगड़ रगड़ कर भूख प्यास से दम तोड़ देगा। लेकिन उसे हैरत तो इस बात पर थी कि उसके साथी चले कहाँ गए थे। क्या वो लोग उसे भूल सकते थे? अपने इस ख्याल पर शारिक को हंसी आ गई। वो लोग उसे कैसे भूल सकते थे? ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग चले कहाँ गए थे। बेवजह उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। क्या मोहम्मद उमर ने गद्दारी तो नहीं की? ऐसा तो नहीं था कि मोहम्मद उमर उसके साथियों को गन पॉइंट पर कहीं ले गया हो सकता है इसने शारिक से किसी किस्म का खतरा महसूस किया हो। शारिक को यहाँ छोड़कर उन्हें साथ ले गया हो। वो अकेला भी जा सकता था, लेकिन 2 जवान और खूबसूरत लड़कियों का साथ उसके लिए मुफीद साबित हो सकता था। औरत दुनिया के हर खित्ते में मर्द की कमजोरी रही है। मोहम्मद उबल को यह यकीन ना होगा कि अगर वो अकेला गया तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने दोनों लड़कियों को भी साथ ले लिया था। पकड़े जाने की सूरत में उन दोनों लड़कियों को रिश्वत के तौर पर पेश किया जा सकता था, लेकिन नहीं, शारिक ने सर झटक दिया। मोहम्मद उमर ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके दिल में कोई बात होती तो बहुत अरसा पहले खुलकर सामने आ चुका होता।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।